हेलो दोस्तों, आकाश अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं केवीएस पॉजिटिव पॉजिटिव सीटेट यूपीटेट के लिए व्याकरण। देखिए, व्याकरण जो होता है, व्याकरण जो होता है वी धन आ धन करण से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है भली भांति समझना। भली भांति समझना, ठीक। या इसकी जो परिभाषा होती है हम कह सकते हैं कि व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और समझना, या उसका कह सकते हैं कि प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है, ठीक है। व्याकरण कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि व्याकरण एक ऐसा माध्यम है, जिसकी सहायता से हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और शुद्ध प्रयोग करना सिखाया जाता है। सिखाया जाता है या सीख सकते हैं, ठीक। या कह सकते हैं हम कि व्याकरण एक ऐसा माध्यम है। आसान डेफिनेशन चाहिए तो व्याकरण एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी भाषा को भली भांति समझ सकते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी भी भाषा को भली भांति समझ सकते हैं या समझा जा सकता है। बात देखिए, व्याकरण हो गया, ठीक है। व्याकरण जो होता है वी धन आ धन करण से मिलकर बनाता है, जिसका अर्थ होता है भली भांति समझना। या उसका पूछ देगा परिभाषा, तो व्याकरण एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और शुद्ध प्रयोग करना सीख सकते हैं। या आसान में चाहिए तो व्याकरण एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी भाषा को भली भांति समझ सकते हैं। देखिए, व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया, कह सकते हैं व्याकरण के 3 अंग होते हैं, 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है हमारा शब्द विचार और तीसरा होता है हमारा वाक्य विचार। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे वर्ण विचार जो होता है, ठीक। वर्ण विचार जो होता है, वर्ण कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंडन न किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक। अगर वर्ण का डेफिनेशन चाहिए तो भाई देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंडन न किया जा सके या जिसके टुकड़े न किए जा सके, उसे क्या कहते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे अगर पूछ देगा भाई जैसे, तो देखिए क ग ज ख इत्यादि, ठीक। इसी में एक क्रम आता है वर्णमाला, पूछ देगा वर्णमाला। देखिए, वर्णमाला अगर कोई भी वर्ण अगर हमारा एक क्रम है, जैसे क के बाद ग आ गया, ग के बाद य आ गया, य के बाद च आ गया, च के बाद
च के बाद म मान लेते हैं, ऐसे कोई भी वर्ण आ गए तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, वर्ण कहलाएंगे। लेकिन जब हम इसी को एक क्रम में कर देंगे, एक व्यवस्थित क्रम में कर देंगे, जैसे कि क के बाद ख के बाद घ घ अंगा, यानी देखिए अगर एक क्रम की इसका निश्चित क्रम नहीं था तो क्या कहलाया, वर्ण। अगर हमने इसी को एक क्रम में लिख दिया तो क्या कहलाएगा, वर्णमाला। तो हम इसी के हिसाब से हमारे वर्णमाला का डिफिनेशन हो जाएगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आ जाते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं, एक तो हमारा होता है भैया स्वर और दूसरा होता है हमारा व्यंजन। ठीक, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो हम पहले देखेंगे स्वर। स्वर कहते किसे हैं, स्वर कहते किसे हैं। ठीक, देखिए वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता न लेनी पड़े वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े क्या कहलाते हैं, स्वर। लिख लेते हैं डेफिनेशन, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े स्वर कहलाते हैं। सीधे सी बात है भाई कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है, इनकी संख्या 11 होती है। अ से लेके अ तक, कहाँ तक, अ से लेके अ तक, अ आ इ उ ऋ ए उ औ। ठीक, हाँ अब हमारे बच्चे में कहेंगे आप लोग अंग को भाई अयुग्वाह कहते हैं। अगर अंग की बात आएगी तो अंग को अकेले अनुस्वार, अह को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। वो चीज़ें हम आपको बाद में बताएं। ठीक, अब आ जाते हैं हम स्वरों का वर्गीकरण पे। स्वरों का वर्गीकरण किया गया, देखते हैं भाई स्वरों का वर्गीकरण। नेक्स्ट हमारी हेडिंग रहेगी स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है। पहला देखते हैं, पहला होता है उच्चारण अवधि के आधार पर, उच्चारण अवधि के आधार पे। दूसरा होता है ओष्ठाकृति के आधार पे, ओष्ठाकृति के आधार पे। तीसरा होता है मुखाकृति के आधार पे, मुखाकृति के आधार पे, मुखाकृति के आधार पे। उसके बाद आ जाएंगे हम मुखाकृति के आधार पे, उसके आ जाएंगे जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पे। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पे। और एक होता है नासिका के आधार पे, नासिका के आधार पे। ठीक है भाई, यही 5 क्रम होते। देखिए पहला होता है उच्चारण अवधि के आधार पे, इसमें आप हमारे आ जाएंगे, इसके आधार पे 2 होता है, एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। इसका उच्चारण ओष्ठाकृति के आधार पे, इसमें भी 2 होते हैं, एक वृत्ताकार स्वर होता है, दूसरा अवृत्ताकार होता है। मुखाकृति के आधार पे हमारे 4 होते हैं, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पे 3 होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्चस्वर। नासिका के आधार पे 2 होते हैं, निर्नुनासिक और अनुनासिक, इसको हम सानुनासिक भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, ये हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं भाई
नेक्स्ट आते हैं हम, स्वरों का वर्गीकरण हो गया। हमारी फर्स्ट हेडिंग थी हमारी उच्चारण अवधि के आधार पर। पहली हेडिंग थी हमारे उच्चारण अवधि के आधार पर। फर्स्ट हेडिंग थी उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर के भेद। इसके आधार पर दो होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर। तो हम फर्स्ट हेडिंग देखते हैं अपना ह्रस्व स्वर। देखिए, ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो लिख देते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। देखिए, इनके और नाम भी होते हैं। जैसे इन्हें हम मूल स्वर, इन्हें हम मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। मूल स्वर क्यों कहते हैं इसे? मूल स्वर इन्हें इसलिए कहते हैं कि इन्हीं की सहायता से और जितने भी हमारे स्वर हैं उनका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। एक मात्रिक स्वर को क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं हम दूसरे पे अपने। दूसरा पॉइंट जो था हमारा दीर्घ स्वर। ठीक, दीर्घ स्वर। देखिए, दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। 2 गुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक, जैसे हमारा इसके बाद कितने बचे? हमारा एक आ बचा, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब हमारे क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक, अ, आ, ई, उ, ई, उ, ऐ, ओ, औ। ये हमारे क्या है? दीर्घ स्वर है। इन्हें हम द्विमात्रिक स्वर, गुरु स्वर भी कहते हैं। भैया द्विमात्रिक काहे कहते हैं? द्विमात्रिक क्योंकि इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। देखिए, यहाँ पे जो हमारे ना आ, ई हैं, उन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे हमारे अगर पूछ दे आ, ई, इन्हें हम क्या कहते हैं? सजाती कहते हैं। सजाती मतलब कहने का मतलब अ से अ मिलके ई होगा, बड़ी छोटी से छोटी मिलके। ठीक है, एक क्रम भूल गया हूँ, सॉरी। देखिए, जैसे आ, ई, उ हैं हमारे। ठीक है, आ, ई, उ जो हमारे हैं, इन्हें क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं। सजातीय स्वर काहे कहते हैं? देखिए भैया, काहे इसलिए कहते हैं? अ के बाद अ मिलके का होगा? आ होगा। ई धन ई मिलके क्या होगा? ई होगा। उ धन उ मिलके उ होगा, बड़ा उ होगा। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? सजातीय कहते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट बचे ए, ऐ, ओ, औ, इन्हें हम विजातीय
स्वर या संयुक्त स्वर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। विजातीय स्वर क्यों? क्योंकि ये एक एक सेम मिलके बने, इसलिए क्या हो गया, ये सजाती हो गई। और ये देखिए, ये विजातीय इसलिए हो गए क्योंकि ये अ या आ के बाद ई या ई आ जाए तो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? ए हो जाते हैं। ठीक, तो भैया देखिए, अ के बाद ई आएगा तब भी क्या होगा? ए होगा। आ के बाद ई बड़ी ई आएगी तब भी क्या होगा? ए होगा। तो दोनों क्या है? अलग अलग हो गए, इसीलिए इनका हो गया विजातीय हो गया। ठीक, इसी प्रकार से अ या आ के बाद ए या ए आ जाए, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या हो गए? ये विजातीय हो गए। और देखिए, अ या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आ जाए, ठीक, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? अ हो जाएंगे। इसी प्रकार से अ या आ के बाद ओ या औ आ जाए तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? अ हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए, इस वाले में क्रम में कहा था कि दोनों सेम थे, यानी एक ही थे कि छोटा ऊ ये भी, ये छोटा ऊ ये, दोनों मिलकर क्या हो गए? बड़ा ऊ हो गए। तो यहाँ पे देखिए, अ या अ के बाद ओ आएगा तब भी क्या होगा? अ होगा। आ के बाद ओ आएगा तब भी क्या होगा? अ हो गया। तो इसमें दोनों क्या है? एकदम एक समान नहीं है, इसीलिए नाम क्या हो गया? विजातीय स्वर हो गया। और इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ठीक, अब आते हैं हम दूसरी हेडिंग पे। हमारा क्या था भैया? हमारी जो दूसरी हेडिंग थी वो थी ओष्टाकृति के आधार पर। ठीक, दूसरी हेडिंग थी हमारी ओष्टाकृति के आधार पर स्वर के भेद। इसके भी दो होते। ओष्टाकृति मतलब उसके ओठों की बनावट के आधार पर, यानी जब हम किसी स्वर को बोलते हैं तो हमारे उसमें ओठों की आकृति कैसी हो जाती है? गोल हो जाती हो तो वृत्ताकार हो जाएगा, अगर गोल नहीं होती है तो क्या हो जाएगा? अवृत्ताकार हो जाएगा। तो उसी के आधार पर कह रहा है कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो इसके आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। पहला होता है वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर मतलब वे स्वर जिनको बोलने में या जिनका उच्चारण करने में हमारे होठ का हो जाए, गोल हो जाए ना, उसे क्या कहते हैं? वृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति गोल हो जाती है, उसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे देख लेते हैं हम, वृत्ताकार स्वर में हमारे कौन कौन से बचे? ऊ, यानी दोनों ऊ को बोलेंगे, बड़ा ऊ और छोटा ऊ को बोलेंगे तो कहाँ होंगे? हमारे होठ क्या हो जाएंगे? गोल हो जाएंगे। बोल के देख लीजिए आप लोग, ऊ। उसके बाद बचे हमारे ओ, औ। ठीक, ओ और औ, ये कैसे स्वर है? हमारे वृत्ताकार स्वर है। और इसी में दूसरा आता है अवृत्ताकार। अवृत्ताकार का मतलब देखिए, यहाँ पे अ का अर्थ क्या होता है? नहीं होता है। ठीक, अवृत्ताकार। ठीक, अवृत्ताकार वे स्वर जिनके उच्चारण में का होठों की आकृति का हो, गोल न हो, वो क्या कहलाएंगे? अवृत्ताकार स्वर कहलाएंगे। तो लिख लेते हैं डेफिनेशन। वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति या बनावट, होठों की आकृति गोल नहीं होती है, उसे अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। ठीक, तो इसके बाद हमारे जितने भी स्वर बचे ना, कुल स्वर 11 होते हैं। ठीक, तो वो क्या होंगे? अवृत्ताकार होंगे। ठीक है, जैसे देख लेते हैं कौन कौन से बचे हमारे। अ बचा, आ, ई, ऐ,
ये हमारे क्या है, अवृत्ताकार स्वर है। ठीक, एक क्रम हम थोड़ा यहाँ पे छोड़ दिए हैं, क्या है कि हमने 3 लिखा है, तो आप लोग कहोगे कि भाई 3 लिख के 2 बता रहे हैं। देखिए, एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर यानी वे, देखिए प्लुत स्वर का मतलब होता है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसी को एक और नाम है जिसे क्या कहते हैं, बुलाने वाला स्वर भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बुलाने वाला या संबोधन करने वाला भी स्वर कहते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा ओम, राम, अगर हे लिखना होगा तो हे, इसका नोट एक और नोट करके लिख लीजिएगा कि इसे बुलाने वाला स्वर भी कहते हैं। बुलाने वाला स्वर भी कहते हैं। बुलाने वाला स्वर भी कहते हैं। ठीक है, प्लुत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम हो गया, राम हो गया, हे हो गया। यानी जब किसी दूर की वस्तु को बुलाना हो, ठीक है, संबोधन करना हो, तो इसे क्या कहते हैं, इसे इसी नाम से, बुलाने वाले स्वर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक, इसे बुलाने वाला स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, हमने इधर पीछे आपको बताया था कि मात्रा के आधार पर अगर पूछ दे, एक नोट करके लिख लीजिएगा, वो वाला पेज तो पता नहीं किधर गया। मात्रा के आधार पर स्वर के 10 भेद होते हैं, क्योंकि अ की तो मात्रा होती नहीं है। बाकी हमारे अगर पूछ दे कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो मात्रा के आधार पर स्वर अगर पूछ दे कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो मात्रा के आधार पर हमारे स्वर क्या होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, मात्रा के आधार पर हमारे स्वर कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक, यहीं पे पेज मिल गया, यहीं लिख लेते हैं। अगर पूछ दे भाई कि मात्रा के आधार पर स्वर, मात्रा के आधार पर स्वर, तो देखिए अ की तो मात्रा होती नहीं है हमारी, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो अ की मात्रा तो होती नहीं है, तो अ की मात्रा नहीं होती, तो इसलिए कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं हमारे, 10। और वैसे स्वर कितने होते हैं, 11। तो अगर पूछ दे कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 10, और वैसे स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। ठीक, तो हम नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। अपने नेक्स्ट हेडिंग, हमारी जो तीसरी हेडिंग थी, वो तीसरी हेडिंग क्या थी, तीसरी हेडिंग थी जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पे। ठीक है, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पे स्वर के भेद। देखिए, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, क्योंकि जीभ के 3 भागों में बांटा गया। जो जीभ का नुकीला वाला अगला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, वो जीभ का अग्र भाग होता है, इसीलिए उसके आधार पर क्या पड़ गया हमारा, अग्र स्वर। ठीक, उसके बाद जो बीच वाला हिस्सा बचा वो कौन सा हो गया, मध्य भाग हो गया, तो इसीलिए इस स्वर का नाम क्या पड़ गया भाई, मध्य स्वर। और तीसरा जो पीछे वाला भाग बचा उसको क्या कह दिया गया, पश्च भाग को क्या कर दिया गया, उसके आधार पर, यानी उसके स्थान से जो स्वर बोले जाते हैं उसको नाम क्या दे दिया गया, पश्च स्वर। ठीक है, तो पहला आ जाते हैं, पहला देखते हैं। पहला फर्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी अग्र स्वर ना, अग्र स्वर यानी देखिए कह रहा है कि जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद। तो जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के हमारे 3 भेद होते हैं। अग्र स्वर का मतलब होता है कि जिन स्वरों के बोलने में जीभ का अगला मतलब नुकीला वाला भाग क्रियाशील रहता है, उसे क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। ठीक, उसी प्रकार से मध्य भाग कह रहा है कि जिन स्वरों को बोलने में, उच्चारण करने में जीभ का मध्य भाग क्रियाशील है, उसे क्या कहेंगे, मध्य स्वर। तीसरा है पश्च स्वर भाग, सेम वही है भैया, कि जिन स्वरों को बोलने में जीभ का पिछला भाग यानी पश्च भाग क्रियाशील रहता है, उसको क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। ठीक है, तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। वे स्वर जिनके
उच्चारण वे स्वर जिनके उच्चारण या जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग क्रियाशील रहे, अगला भाग क्रियाशील रहे, उसे अग्रस्वर कहते हैं। तो भाई साहब हमारे पास कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। तो हम स्वरों का उच्चारण करके बोल लेते हैं कि देखते हैं कि भैया ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जिनका कहा होता है कि बोलने में जीभ का अगला भाग का होता है क्रियाशील रहे। तो अ के उच्चारण होता नहीं, आ ई के उच्चारण में जीभ का अगला भाग क्या है? क्रियाशील हो रहा है। ठीक है, ई भी आ गई, बड़ी हमारी आ गई। ऊ इसमें हो नहीं रहा है क्योंकि जीभ पीछे जा रही है। ठीक है, इसके बाद री के उच्चारण में जीभ का अगला भाग पे हल्का सा दबाव पड़ रहा कर कि घर्षण हो सकता है। री ए ओ भी होने रहा है। ठीक है, तो ई री ए क्या है? हमारे अग्रस्वर है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पस्वर। दूसरी हेडिंग हमारी रहेगी मध्य स्वर। मध्य का मतलब जीभ का बीच वाला हिस्सा। ठीक है, तो कह देंगे कि वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहे, उसे मध्य स्वर कहते हैं। तो जैसे अ, देखिए जब हम अ का उच्चारण करेंगे तो जीभ के बीच वाले भाग में हल्का सा दबाव महसूस होता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? मध्य स्वर। हम नेक्स्ट आते हैं पश्च स्वर। डेफिनेशन लिख लेते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा का पश्च भाग क्रियाशील रहे, उसे पश्च स्वर कहते हैं। देखिए हमारे पास तो हमारे जितने स्वर थे 11 स्वर में से हमको 5 को तो साथ मिल गए हैं, यानी ई री ए 5 मिल गए और ये हमारा 6 मिल गए। इसके बाद जितने बचे हमारे स्वर ना वो किस में आ जाएंगे? पश्च स्वर में। तो हमारे कौन कौन से बचे? आ बचा, ठीक, ऊ बचा, बड़ा ऊ बचा, और कौन कौन से बचे? ऊ और औ। ठीक है, तो इतने हमारे स्वर बचे। अगर पूछ देगा कि मध्य स्वर कौन सा होता है? अ होता है। मध्य स्वर को ही उदासीन स्वर भी कहते हैं। ठीक है, जब मुखाकृति वाले पे आएंगे तो आपको बताएंगे। पश्च स्वर कौन कौन से होता है? आ होता है, ऊ होता है, ऊ होता है, ओ होता है और होता है। अग्रस्वर हमारे होते हैं ई री ए। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? मध्य अग्रस्वर होते हैं। अब आते हैं अगला हमारा है, अगली हेडिंग थी हमारी मुखाकृति के आधार पे। मुखाकृति के आधार पे स्वर के भेद। मुखाकृति के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। ठीक है, पहला होता है समृद्ध स्वर। ठीक है, समृद्ध स्वर मतलब समृद्ध का अर्थ होता है बंद। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में वे स्वर जिनके उच्चारण में या उच्चारण करते समय
में जिनके उच्चारण में या लिख दिया उच्चारण करते समय समृद्ध का बंद करते समय मुख बंद रहे, मुख बंद रहता है उसे समृद्ध स्वर कहते हैं, उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे हमारे आ जाएंगे ऐसे कौन कौन से 11 स्वर हैं, तो 11 स्वर में से बोल बोल के हम छाट सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्वर है जिनके उच्चारण करते समय हमारे मुख का रहते हैं, बंद रहते हैं। जैसे ई उ और री। देखिए मुख का होठ वाला भाग होठ हिलता है तो उसको हिलने दीजिएगा। इसको हम दांत आपस में चिपका के, हमारे दोनों जो दांत होते हैं वो आपस में चिपक के हम बोल सकते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समृद्ध स्वर कहलाते हैं। जैसे लिख सकते हैं हम ई उ और री। ठीक है, ये कौन से स्वर कहलाते हैं, समृद्ध स्वर कहलाते हैं, ई उ री। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध का मतलब होता है आधा, समृद्ध का मतलब होता है बंद स्वर का स्वर। तो वे स्वर जो समृद्ध की अपेक्षा लिख सकते हैं कह सकते हैं, क्योंकि समृद्ध की अपेक्षा मुख आधा बंद रहता है तो उसे क्या करते हैं, अर्ध समृद्ध कहते हैं। डेफिनेशन लिख लेते हैं, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख समृद्ध की अपेक्षा आधा बंद रहता है, उसे अर्ध समृद्ध कहते हैं, उसे अर्ध समृद्ध कहते हैं। जैसे अगर कह दे तो हमारे कौन कौन से स्वर बचे हैं, एक तो ये हो गया हमारा स्वर, एक ए होता है, दूसरा होता है ओ। ठीक है, तो इनका उच्चारण करेंगे ना तो हमारा मुंह का होता है समृद्ध की अपेक्षा आधा बंद रहता है। ठीक है, चलिए इसी का अगली हेडिंग पे आ जाते हैं, तीसरा विवृत। देखिए जो विवृत का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है खुला हुआ ना। तो देखिए हमारी मेन हेडिंग क्या है, मुखाकृति के आधार पे। तो हमारे मुख का हो, यानी वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख का हो पूरा खुला रहे उसे क्या बोलेंगे, मुखाकृति बोलेंगे। ठीक है, लिख लेंगे डेफिनेशन, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख पूरा खुला रहे उसे विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ को बोलिए तो हमारा क्या है, मुख का होता है पूरा खुल जाता है। ठीक है, अगर खाना खा लेने किसी छोटे बच्चे को बोलेंगे कि बाबू खाना खाओ तो बाबू क्या कहता है, नहीं कहते हैं कि बाबू आ करो। तो इससे क्या होता है, आ करने में हमारा पूरा मुंह का होता है खुल जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हम विवृत स्वर कहते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग हमारी आएगी, अगली जो टॉपिक होगा इसके बाद आएगा जो चौथा पॉइंट होगा अर्धविवृत स्वर। देखिए अर्ध का मतलब आधा होता है, विवृत का मतलब खुला हुआ स्वर ना। तो जिनके उच्चारण में कहा मुख का विवृत की अपेक्षा आधा खुला रहे उसे क्या कहेंगे, अर्धविवृत कहेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख विवृत स्वर की अपेक्षा आधा खुला रहे या आधा खुला रहे उसे अर्धविवृत स्वर कहते हैं। जैसे
और विपरीत स्वर में हमारे कहाँ आ जाएंगे, हमारे देखिए इधर तो आ हो गया, ए हो गया, औ हो गया, और समृद्ध में ई उ री हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, एक तो हमारा सबसे पहले जैसे लिख लेते हैं, जैसे ओ बचा, इसके बाद ए बचा, और क्या बचा हमारा ओ बचा। तो ये हमारे कौन से स्वर हैं और विपरीत स्वर हैं। ठीक है भाई, चलिए लास्ट हेडिंग आज के 5वां टॉपिक पे आ जाते हैं। 5वां हेडिंग से हमारे नासिका के आधार पे, नासिका के आधार पे, नासिका के आधार पे स्वर के भेद। देखिए नासिका के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं, एक होता है निर्नुनासिक। देखिए निर्नुनासिक, निर्नुनासिक का देखिए निर का अर्थ होता है नहीं, नुनासिक मतलब नाक से। वे स्वर जिनका उच्चारण नाक से नहीं होता है वो क्या कहते हैं, निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा हो जाएंगे, लिख लेते हैं डिफिनेशन। वे स्वर जिनका उच्चारण नाक से कम मुख से ज्यादा होता है, मुख से ज्यादा होता है, उसे निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। इसमें क्या हो जाएंगे, हमारे जितने भी स्वर हैं ना, जैसे लिख लेते हैं, इसमें हमारे जितने भी स्वर हैं ना वे क्या हैं, हमारे निर्नुनासिक हैं। ठीक है, सभी स्वर हमारे क्या हैं, निर्नुनासिक हैं। ठीक, इस दूसरी हमारी पॉइंट थी इसमें अनुनासिक, या इसको बोलते हैं सानुनासिक। ठीक, तो इसका मतलब होता है कि वे स्वर जिनका उच्चारण मुख से कम हो नाक से ज्यादा, उसे क्या कहलाते हैं, सानुनासिक या अनुनासिक कह सकते हैं। तो सीधा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं हम, वे स्वर जिनका उच्चारण मुख से कम नाक से ज्यादा होता है, उसे अनुनासिक कहते हैं। देखिए जिन स्वरों पे का हो जाए चंद्र बिंदु लग जाए ना, जिन स्वरों पे का हो जाए चंद्र बिंदु लग जाए वे कैसे कहलाएंगे, अनुनासिक कहलाएंगे। ठीक है ना, वे अनुनासिक स्वर कहलाएंगे ना, जिन स्वरों पे का हो जाए चंद्र बिंदु लग जाए वो कहलाएंगे अनुनासिक कहलाएंगे। ठीक, देखिए इसी के साथ अगला कल से शुरू करेंगे। जय हिंद दोस्तों।